वेलकम बैक टू लीलावती क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड मैप बेसिक्स। आज से हम वर्ल्ड मैप सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और आज का हमारी जो फर्स्ट क्लास है उसमें हम लोग वर्ल्ड मैप के बेसिक्स जानेंगे। बेसिक्स से मतलब यहाँ पर ये है कि बेसिक टर्मिनोलॉजी सबसे पहले हम समझेंगे वर्ल्ड मैप को समझने के लिए और जानने के लिए, ताकि आगे की क्लासेस में आपको जो टर्म्स बोली जाएंगी फ्रिक्वेंटली उनसे आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाएं और एकदम बोलते ही उनका मतलब भी आपको समझ में आ जाए। अगर आप वर्ल्ड मैप को अपने सामने खोलें तो आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कोई हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, कुछ वर्टिकल लाइंस हैं जिसे ज़्यादातर लोग लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के नाम से जानते भी होंगे। जो नहीं जानते हैं उन्हें इस वीडियो में बहुत अच्छे से वो समझ में आ जाएगा, तो इसलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। साथ साथ आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे लैंड मासेस हैं जिन्हें आप महाद्वीप या कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। कुछ छोटे पार्ट्स होंगे, आइलैंड्स, पेनिनसुला देखने के लिए मिल रहे होंगे। साथ साथ आप देखेंगे कि माउंटेन्स हैं, पीक्स हैं, बे है, गल्फ है। तो आज इन सारी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे, अगर हम अर्थ को स्पेस से देखें तो अर्थ हमें कुछ इस तरीके से दिखती है। जो ब्लू पार्ट है आप जानते हैं वहाँ पर ओशियंस ही हैं, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है उस पे क्या है, हमारे पास लैंड मासेस हैं जिसे आप महाद्वीप या कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम अर्थ को अपनी समझने के लिए हमने अर्थ पर कुछ लाइंस ड्रॉ कर ली हैं जो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। कुछ वर्टिकल लाइंस हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। अब अगर आप इसी अर्थ को अपने वर्ल्ड मैप यानी कि अपने 2D डायमेंशन में लेकर आ जाते हैं तो यही वर्टिकल लाइंस क्या बन जाती हैं, लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स जिन्हें आप कहते हैं, यानी कि अक्षांश और देशांतर। सबसे पहले हम इन अक्षांश और देशांतर को समझेंगे और उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे अपने इन लैंड मासेस और वाटर बॉडीज की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम इन्हीं लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स की बात करें, एक और बात इनको शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो लैटिट्यूड्स और जो ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, यानी कि ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, ये सिर्फ इमेजिनरी हैं, ये एज सच पृथ्वी पर नहीं है, ये हमने अपनी समझ के लिए बनाई हैं। तो अगर हम इन्हीं रेखाओं की बात करें तो देखो, लैटिट्यूड जिसे आप अक्षांश के नाम से जानते हैं और लॉन्गिट्यूड जिसे आप देशांतर के नाम से जानते हैं। लैटिट्यूड्स में अगर हम बात करें, डिटेल इनकी हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में कवर ऑन करेंगे। आज हम बस इन टर्म से फैमिलियर होंगे और ये देखेंगे कि वर्ल्ड मैप को पढ़ने के लिए क्या क्या बेसिक चीज़ हमें पहले से पता होनी चाहिए। तो अगर हम सबसे पहले अक्षांश की बात करें तो समझ लो कि जो पृथ्वी है उसे एक बॉल शेप मान लो, या तो एक बॉल की तरह मान लीजिए या फिर एक संतरे की तरह मान लीजिए। और अगर हम उसे बीच में से काटें, ठीक है, मतलब एक हॉरिजॉन्टली अगर हम उसको काट रहे हैं तो जो बीच में जब वो दो हिस्से में बढ़ जाएगी तो जो सबसे बड़ा सर्कल आपको उसमें दिखेगा, सबसे बड़ा गोल जो वहाँ पर आएगा वो क्या आएगा, उसके सेंटर पर ही आएगा। और उस सेंटर का हमने क्या नाम दे दिया है, 0 डिग्री, जिसे आप इक्वेटर के नाम से जानते हैं। इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा दोनों को बीच में से काट रही है। और इसी इक्वेटर की वजह से अब जो हमारी पृथ्वी है वो दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक है उत्तरी गोलार्ध जिसे आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। जब आप इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ यानी उत्तर की तरफ जाएंगे तो वो क्या बन गया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इक्वेटर से नीचे की तरफ चलेंगे तो क्या मिलेगा हमें, दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर। तो एक अक्षांश तो ये जरूरी हो गया याद रखना कि 0 डिग्री क्या है, इक्वेटर है, जिसे आप क्या किस नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। और ये पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटता है, एक उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में। क्योंकि अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप हैं या कौन से देश हैं जो उत्तरी गोलार्ध में हैं और कौन से ऐसे हैं जो दक्षिणी गोलार्ध में, या फिर कौन से महाद्वीप ऐसे हैं जो केवल उत्तरी गोलार्ध में ही हैं या कौन से महाद्वीप ऐसे हैं जो केवल दक्षिणी गोलार्ध में। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि कौन सा महाद्वीप ऐसा है जो दोनों गोलार्धों में आता है, ठीक है। साथ साथ इसी तरह अगर हम देशांतर की बात करें तो देशांतर में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट देशांतर है जिसे हम अगेन 0 डिग्री बोलते हैं। देखो कंफ्यूज मत होना, भूमध्य रेखा अक्षांश में भी एक 0 डिग्री है, इसी तरह जब हम देशांतर की बात करेंगे तो उसमें भी एक क्या है, 0 डिग्री है। और इसे हम प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्याह्न रेखा या GMT प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आई होप कि अब ये दो मेन तो समझ में आ गया होगा आपको, एक अक्षांश 0 डिग्री क्या है और एक देशांतर 0 डिग्री, ठीक। जब हम इन्हीं दोनों रेखाओं को मिला देते हैं यानी कि सारे अक्षांश और सारे
देशांतर को अगर मिला दे तो अर्थ पर एक जाल बन जाता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इस जाल को अर्थ ग्रिड के नाम से जानते हैं। अर्थ ग्रिड यानी कि लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स का ये एक जाल है। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी भी देश में क्या समय हो रहा है उसे हम जान पाएँ, या फिर कौन सी जगह कहाँ स्थित है, उसकी क्या लोकेशन है, उसके लिए हमने ये जाल बनाया है। इसीलिए ये सब क्या है, एक इमेजनरी, हमने अपनी सुविधा के लिए इसे बनाया है, ये एज सच पृथ्वी पर नहीं है। ठीक, तो देखो अगर आप लैटिट्यूड्स को देखें तो अगर एक साथ बांट दिए तो देखो ये सारे इस तरह से सारे अक्षांश हैं पृथ्वी पर, और इसी तरह से सारे ये देशांतर हैं। जैसे देशांतर अभी हमने बात करी कि GMT प्राइम मेरिडियन, जिसे हम 0 डिग्री जानते हैं, इसी के ठीक पीछे अपोजिट में क्या मिलेगा हमें, 180 डिग्री। ठीक, ये क्यों यूज़ होते हैं देशांतर? समय निकालने के लिए, लोकेशन क्या है उसे जानने के लिए। वहीं इस 0 डिग्री इक्वेटर की क्या ज़रूरत है, ताकि ये पता चले कि कौन सा महाद्वीप ऐसा है जो उत्तर में है, कौन सा महाद्वीप ऐसा है जो दक्षिणी गोलार्ध में है, या फिर कौन सा महाद्वीप ऐसा है जो उत्तर दक्षिण दोनों गोलार्ध में पाया जाता है। अगर करंट में अभी आपके पास हाथ में वर्ल्ड का मैप है तो आप जल्दी से देखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि कौन से महाद्वीप ऐसे हैं जो केवल उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं, या कौन से महाद्वीप ऐसे हैं जो दक्षिणी में पाए जाते हैं, या फिर कोई महाद्वीप क्या ऐसा भी है जो दोनों ही गोलार्धों में पाया जाता हो। चलिए तब तक हम मूव ऑन करते हैं आगे। अगर हम आगे देखें तो अब यहाँ पर वो कुछ मुख्य अक्षांश यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं जो वर्ल्ड मैप स्टडी करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा हम देख ही चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे आप कर्क रेखा के नाम से जानेंगे, और आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। देखो जब आप 0 डिग्री से यानी कि अक्षांश पढ़ रहे हैं तो 0 डिग्री इक्वेटर से अगर आप ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरह 0 डिग्री से साउथ की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इन दोनों को याद करने के लिए आपको एक डिजिट याद करनी पड़ेगी और वो है 23.5। ठीक, 23.5 डिग्री क्या है इसे हम बाद में याद करेंगे। आज के लिए क्या याद करना है, बस 23.5। देखो जब 0 डिग्री से 23.5 ऊपर चले गए नॉर्थ में, उत्तर में, तो क्या मिल गया हमें, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री अगर हम दक्षिण में चले जाएंगे 0 डिग्री इक्वेटर से तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। 23.5 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए 23.5 याद रखिएगा। इस 23.5 से ही हम ये बताएंगे कि सूरज 23.5 से वापस आता है, 23.5 तक जाता है, 23.5 से ही पृथ्वी झुकी हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं 23.5 से जुड़ी हुई। तो आज के लिए आप 23.5 में क्या याद रखेंगे कि 23.5 अगर हम 0 डिग्री से उत्तर गए तो हमें कर्क रेखा मिलेगी, 23.5 अगर हम 0 डिग्री से दक्षिण गए तो हमें क्या मिलेगी, मकर रेखा मिलेगी। तो 3 मेन अक्षांश हमने याद कर लिए हैं अभी तक वर्ल्ड मैप को ये पढ़ने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ पे मिलता है बिल्कुल, अब हमें नॉर्थ पोल पे क्या मिलेगा, आर्कटिक सर्किल, और इसी का अपोजिट साउथ पोल पे हमें क्या मिलेगा, एंटार्क्टिक सर्किल। तो आई होप कि अब ये भी समझ में आ गया होगा पूरा अच्छे से। तो अगर एक साथ सबको समराइज करा जाए तो देखो 0 डिग्री इक्वेटर दिख रहा है, उसी तरह अगर हम 2 गोलार्धों में पहुंच जाएंगे, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तर गोलार्ध में हमें क्या मिलेगा, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, और उसके ऊपर क्या हो जाएगी, आर्कटिक सर्किल। ठीक, या फिर अगर हम दक्षिण गोलार्ध की तरफ बढ़े तो हमें मिलेगी पहले मकर रेखा और फिर एंटार्क्टिक सर्किल, और ये दोनों इसके क्या हो गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक, आई होप कि अब आपको सारी रेखाएं समझ में आ गई होंगी। जो भी वर्ल्ड मैप पर अब आपको जो भी रेखाएं दिख रही होंगी कि ये रेखाओं का क्या मतलब है। ठीक है, अब इन्हीं रेखाओं पर क्वेश्चन बन जाते हैं कि कर्क रेखा पर कौन कौन से देश हैं या मकर रेखा पर कौन कौन से देश मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि अर्थ को जब हम स्पेस से देखते हैं, ये तो हो गई इमेजिनरी लाइंस की बात। अब अगर जब हम अर्थ को स्पेस से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, लैंड मासेस दिखते हैं, ठीक है, और वाटर बॉडीज दिखती हैं। अगर हम इसी पृथ्वी को 2D इमेज में खोल देते हैं तो आपका वर्ल्ड मैप कुछ इस तरीके से दिखता है। ये लाइंस जो अभी हमने पढ़ ली हैं, अब बचते हैं ये बड़े बड़े लैंड मासेस और ये जो हमारी वाटर बॉडीज है। तो इन लैंड मासेस को हम क्या कहते हैं भाई, कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीप। महाद्वीप किसी को अगर आपको बताना हो तो आप आसानी से बता सकते हैं। महाद्वीप क्या, एक बहुत बड़ा लैंड मास जो चारों तरफ पानी से घिरा है। द्वीप क्या होता है, महाद्वीप क्यों बोलते हैं हम इसे, क्योंकि ये बड़ा है।
द्वीप को आसान भाषा में, द्वीप यानी कि आइलैंड को आप आसान भाषा में क्या कहेंगे कि कोई भी छोटा सा लैंड एरिया जो चारों तरफ पानी से घिरा है वो क्या है, द्वीप है। तो ये महाद्वीप है यानी कि ये बड़ा सा लैंड एरिया है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। आसानी से समझ में आ गया कॉन्टिनेंट क्या है। इसी तरह आगे बात करें तो कुछ ओशियंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो 7 ही क्यों हैं, 8 क्यों नहीं है या फिर 6 क्यों नहीं है, ठीक। और साथ साथ ये भी जानेंगे कि जो ओशियन है, 5 मेजर ओशियन, 5 मेजर महासागर जो हैं ये 5 ही क्यों हैं, 4 क्यों नहीं है या फिर 6 क्यों नहीं है। तो स्टे ट्यून रहिएगा आगे आने वाली क्लासेस के लिए। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये महाद्वीप और महासागर की बात तो हो गई, और हमें क्या क्या वर्ल्ड मैप पे देखने के मिलता है। जल्दी से वर्ल्ड मैप देखिए और बताइए और क्या क्या दिख रहा है। देखिए आपको कहीं आइलैंड देखने के लिए मिल रहा होगा, द्वीप दिख रहे होंगे, कहीं पे प्रायद्वीप मिल रहा होगा, पेनिनसुला मिल रहा होगा। तो किसी को कैसे बताओगे कि ये आइलैंड है तो ये आइलैंड क्यों है, या फिर ये अगर प्रायद्वीप है तो ये प्रायद्वीप क्यों है। तो देखो आइलैंड की आसान भाषा मैंने अभी भी बताई थी, आसान से आप किसी को भी आइलैंड बता सकते हैं। आइलैंड क्या है, कोई भी छोटा सा लैंड मास जो चारों तरफ पानी से घिरा है। इमेज में भी देख सकते हो एक छोटा सा लैंड मास है जो चारों तरफ क्या है, पानी से घिरा हुआ है। जैसे जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, ठीक है, श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है, ठीक। इसी तरह अगर आप प्रायद्वीप की बात करें तो प्रायद्वीप क्या है, एक ऐसा लैंड एरिया जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल मैप में जल्दी से देखिए, अरब पेनिनसुला, इंडिया खुद एक पेनिनसुला है, 3 तरफ पानी से घिरा है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है प्रायद्वीप क्या है, द्वीप क्या है, या उसको प्रायद्वीप क्यों कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आता है स्ट्रेट और इस्थमस। ये आपको दिख रहे होंगे मैप में। स्ट्रेट यानी कि जिसे आप जल डमरू मध्य या जल संधि के नाम से जानते हैं। इस्थमस यानी कि स्थल संधि या फिर स्थल डमरू मध्य। इस तरह नामों से ही आपने किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन कभी क्या ये जानने की कोशिश की है कि इसे स्ट्रेट क्यों कहते हैं और उसे इस्थमस क्यों कहते हैं, या इनका यही नाम क्यों है। चलो तो आज यही सारी चीजें देखते हैं। अगर हम सबसे पहले स्ट्रेट की बात करें यानी कि जल डमरू मध्य की बात करें तो डमरू से समझते हैं। देखो डमरू देखा है, शिव जी का डमरू, उसके जो दोनों गोले हैं उनको समझ लीजिए कि वो एक बड़े बड़े लैंडमास हैं, ठीक है। और जो ये बड़े लैंडमास हैं यानी कि जो डमरू के वो दोनों गोले हैं वो जब जुड़ रहे हैं तो कोई वाटर बॉडी उनको आकर वहाँ पर जोड़ रही है, ठीक है। यानी कि जल है डमरू के मध्य में, इसलिए जल डमरू मध्य हम उसे कहते हैं। अब आप देख सकते हो ये एक बड़ा लैंडमास है, ये एक बड़ा लैंडमास है, और उसको जोड़ने वाला कौन है, कोई भी पानी की कोई भी वाटर बॉडी है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट है, जिब्राल्टर स्ट्रेट है। मैप में जल्दी से देखो हॉर्मुज स्ट्रेट कहाँ पर मिलेगा, ओमान यमन के पास आपको मिल जाएगा, यहाँ पर ओमान है। आप अगर हॉर्मुज स्ट्रेट की बात करें अरब पेनिनसुला के पास है। इसी तरह जिब्राल्टर स्ट्रेट देखिए मोरक्को स्पेन को जोड़ रहा है, ओके। सिमिलरली अगर हम इस्थमस की बात करें तो देखो स्ट्रेट में हमने डमरू के जो दोनों गोले थे उनको क्या समझा कि ये बड़े बड़े लैंडमास हैं, और जोड़ कौन रहा है, इन्हें पानी जोड़ रहा है। इसी तरह इस्थमस कहाँ पर नाम दिया गया होगा, जहाँ पर 2 बड़े बड़े महासागर होंगे और उन्हें कौन जोड़ रहा होगा, कोई एक लैंडमास जोड़ रहा होगा। आप देख लीजिए ये एक बड़ा वाटर बॉडी है, ये एक बड़ी वाटर बॉडी, और उसको कौन जोड़ रहा है, एक लैंडमास जोड़ रहा है। आप इस वाटर बॉडी से इस वाटर बॉडी में आप आ सकते हैं किस तरह, थ्रू एक पतला सा लैंड का रास्ता है, इसे पार कीजिए और आप वाटर बॉडी दोनों कनेक्टेड हैं। एग्जाम्पल के लिए आप पनामा इस्थमस देख सकते हैं, या जिसे आप पनामा कैनाल के नाम से जानते हैं। एक तरफ अटलांटिक ओशियन या कैरेबियन सी मिलेगा और दूसरी तरफ क्या है, पैसिफिक ओशियन। तो 2 बड़े महासागर जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर किसी को भी अब आप स्ट्रेट और इस्थमस कैसे समझाएंगे। स्ट्रेट क्या हुआ, 2 बड़े बड़े डमरू के जो हिस्से हैं उनको आपने क्या मान लिया, एक डमरू के जो दोनों गोले हैं वो क्या हो गए, लैंडमास हो गए, और वो किससे जुड़ रहे हैं, जल से जुड़ रहे हैं, कोई भी एक वाटर बॉडी उनको जोड़ रही है। इसी तरह इस्थमस को कैसे समझाएंगे, जो डमरू के दोनों गोले हैं वो क्या हैं, बड़े बड़े महासागर हैं या सागर हैं, और उन्हें कौन जोड़ रहा है, कोई भी एक लैंड एरिया उनको जोड़ रहा है, ठीक। एग्जाम्पल बता दिया मैंने, पनामा कैनाल इस्थमस हो गया है एक आपका, और ऐसी स्ट्रेट में जिब्राल्टर स्ट्रेट आ गया आपका, हॉर्मुज स्ट्रेट, ठीक है, बॉस्पोरस स्ट्रेट, बहुत सारे स्ट्रेट हैं अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे। और आगे जब हम क्लासेस अटेंड करेंगे तो बहुत सारे स्ट्रेट्स और इस्थमस देखने के लिए मिलेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो देखो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि बे, गल्फ और सी। सी तो पता है समुद्र हो गया सिंपल, बे और गल्फ में बहुत कन्फ्यूजन है।
इसको भी खाड़ी बोलते हैं, इसको भी खाड़ी बोलते हैं। आपने देखा होगा गल्फ ऑफ मैक्सिको कहते हैं लेकिन बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। क्या कभी दिमाग में ये क्वेश्चन आया है कि बे ऑफ बंगाल को गल्फ ऑफ बंगाल क्यों नहीं कहते, या फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको को बे ऑफ मैक्सिको क्यों नहीं कहते? आज समझ में आ जाएगा कि क्यों उसे बे ऑफ बंगाल और उसे गल्फ ऑफ मैक्सिको कहते हैं। जल्दी से मैक्सिको के पास जाइए, नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको है, ओके, वहां पर देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको होगा। मैक्सिको के जस्ट ईस्ट की तरफ अगर आप मूव ऑन करेंगे, इसी तरफ बे ऑफ बंगाल तो आप जानते हैं इंडिया के ईस्ट में है। चलिए दोनों में अंतर समझाते हैं। अगर हम हिंदी देखें इनकी तो गल्फ को भी खाड़ी कहते हैं और बे को भी खाड़ी बोलते हैं, या फिर बे के नाम से ही जानते हैं हिंदी में, ठीक। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? तो देखो गल्फ का डिफरेंस क्या है, जब कोई महासागर का कोई हिस्सा है या कोई बड़ी वाटर बॉडी है और वो तीन तरफ से लैंड से घिरा है, अगर कोई जल का हिस्सा तीन तरफ से लैंड से घिरा है तो वो गल्फ कहलाएगा, और अगर कोई लैंड का एरिया है और वो तीन तरफ से पानी से घिरा है तो वो प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला कहलाएगा। तो आप एक तरह से ऐसे भी याद कर सकते हैं कि गल्फ और पेनिनसुला अपोजिट हैं, ठीक, यानी कि खाड़ी और जो प्रायद्वीप है उसकी जो डेफिनेशन है वो उल्टी भी आप याद कर सकते हैं। जैसे प्रायद्वीप में हमने देखा कि जो स्थल है वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो वो क्या हो गया? प्रायद्वीप। अगर कोई जल है, कोई बड़ा लार्ज वाटर बॉडी है और वो तीन तरफ से लैंड से घिरी हुई है तो वो क्या बन जाएगा? गल्फ बन जाएगा। वहीं अगर वाटर बॉडी छोटी हो गई है, ठीक है, कोई छोटा सा सी है या कोई छोटी कंट्री आ गई है और उसमें पानी कैप्चर हो गया है उनके बीचों में, तो वो क्या हो जाएगा? बे बन जाएगा। बे छोटा होता है इन कंपैरिजन टू गल्फ। तो आई होप कि अब बे और गल्फ समझ में आ गया होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हो गए हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको सबसे बड़ा, अगर गल्फ की अगर हम बात करें वर्ल्ड मैप में तो वो गल्फ ऑफ मैक्सिको ही है, और सिमिलरली अगर हम बे की बात करें तो वो क्या है? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बिस्के, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं देखने के लिए, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा कि बे और गल्फ में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर एक छोटी वाटर बॉडी होती है, यहाँ पर एक लार्ज वाटर बॉडी होती है, लेकिन दोनों ही केस में वो तीन साइड से किससे घिरा हुआ है? लैंड एरिया से सराउंडेड है, ओके। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो आता है केप या ट्रेंच, जिसे आप अंतरीप और ट्रेंच को आप गहराई के नाम से भी कह सकते हैं हिंदी में। चलिए केप की अगर हम बात करें तो देखो बहुत सारे केप्स देखने के लिए मिलेंगे वर्ल्ड मैप में आपको। केप ऑफ गुड होप कन्याकुमारी एक केप है इंडिया में, ओके। केप होता क्या है? अंतरीप क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? या अंतरीप क्या है? कोई भी लैंड मास का एक स्ट्रक्चर या लैंड मास का कोई भी पार्ट जो डीप ओशियन में एक भाले का आकार बनाए, ठीक। लैंड मास का कोई भी पार्ट जो डीप ओशियन में भाले का आकार बनाए उसे हम अंतरीप कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप साउथ अफ्रीका में जा सकते हैं, वहां पर आपको क्या मिल जाएगा? केप ऑफ गुड होप, ठीक। आप कन्याकुमारी देख सकते हैं, वो भी क्या है? एक केप है। सिमिलरली अगर हम ट्रेंच की बात करें तो सीधे समझ लो समुद्र में या कहीं पर भी लार्ज वाटर बॉडी है और वहाँ पर दो पहाड़ खड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनके बीच की जो गहराई, जैसे सपोज ये दो पहाड़ ऐसे खड़े हुए हैं तो दोनों के पहाड़ों के बीच में जो गहराई जा रही है वो क्या कहलाएगी? ट्रेंच। फिलीपींस में सबसे बड़ा ट्रेंच है मरियाना ट्रेंच, आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ट्रेंचेस देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारी गहराइयाँ या खाई आप देखेंगे जब हम वर्ल्ड मैप स्टडी करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये सारी बातें तो हो गई जब हम वाटर में या वाटर बॉडीज में कोई स्ट्रक्चर देख रहे थे, फिर चाहे वो बे हो, गल्फ हो, केप्स हो, ट्रेंचेस हो, ठीक है। इसी तरह जब हम लैंड मास की तरफ मूव ऑन करेंगे तो जैसे गहराई है पानी में, इसी तरह अगर हम लैंड मासेस की बात करें तो वहाँ ऊंचे ऊंचे क्या हैं? माउंटेन्स हैं, ठीक है, तो पर्वत हैं और उन्हीं पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो अगर हम बात करें माउंटेन्स तो बहुत सारे माउंटेन रेंजेस आपको देखने के लिए मिल रही होंगी। एंडीज है, रॉकीज माउंटेन्स हैं, एल्प्स हैं, यूराल माउंटेन्स हैं, हिमालय है। इन्हीं सारी माउंटेन्स या इन्हीं सारी पर्वत श्रृंखलाओं में अगर आप देखें तो आपको चोटियाँ मिल रही होंगी, यानी कि पीक्स मिल रही होंगी, जैसे माउंट एल्ब्रूस, माउंट एल्बर्ट, माउंट एवरेस्ट, ये सारी आपको पीक्स भी देखने के लिए मिलेंगी। तो अब माउंटेन्स और पीक्स समझ में आ गया। जैसे गहराई है अगर पानी में तो उतनी ही ऊंचाई कहाँ पर है? स्थल पर।
आगे अगर हम बात करें तो और जो लैंड मासेस में हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे वो क्या होंगे, प्लेटूज, प्लेन्स और डेजर्ट। देखो प्लेटो, प्लेन और डेजर्ट को आप ऐसे समझिए, ये पठार हो गया, ये मैदान, और इसे आप रेगिस्तान या मरुस्थल के नाम से जानते हैं। प्लेटो यानी कि पठार आप किसे कहेंगे, देखो पठार क्या है, कोई भी लैंड मास पे कोई ऊंची ऊंची चोटियां थी, समय के साथ अब क्या हो गया, उनका डिनडेशन होता गया, होते होते उनके जो पीक्स थे वो खत्म होते गए और अब वो क्या हो गई हैं, चपटी हो गई हैं। तो ये जो चपटा इलाका पूरा उनके एरिया में बना उसको हम क्या कह सकते हैं, प्लेटो कह सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर हम प्लेन्स की बात करें या मैदान की बात करें तो देखो जब नदियां पानी बहाकर लेकर आती हैं तो वो डिपोजिशन करती हुई चलती हैं और जो एक बड़ा लैंडमार्क स्ट्रक्चर वो बनाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन्स या मैदान। ठीक है। प्लेटो के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे, पेंटागोनिया का पठार, ठीक, डेक्कन प्लेटो है। इसी तरह मैदान में गंगा यमुना का प्लेन, मिसिसिपी का प्लेन, नील का मैदान। ओके। इसी तरह अगर हम डेजर्ट की अगर हम बात करें यानी कि मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल वही बनेगा जहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं होंगी। ऐसा मैदान या ऐसा कोई भी एरिया जहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं हैं वही क्या बन जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा समय के साथ। ठीक। दो तरीके के मरुस्थल पाए जाते हैं अगर आप पूरे वर्ल्ड मैप को देखें तो या तो वो ठंडा मरुस्थल होगा या फिर वो गर्म मरुस्थल होगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की ही अगर हम बात करें तो थार डेजर्ट क्या है, गर्म है, वही लद्दाख क्या है, कोल्ड डेजर्ट। तो बहुत डिफरेंट तरीके के आपको डेजर्ट्स या मरुस्थल देखने को मिलेंगे, जैसे गिब्सन डेजर्ट, सहारा डेजर्ट। ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे बहुत सारे डिफरेंट डेजर्ट्स हैं, कालाहारी डेजर्ट, बोट्सवाना डेजर्ट। तो ये सारी मेन टर्म्स थी जो आपको पता होनी चाहिए जब आप वर्ल्ड मैप स्टडी करने जा रहे हैं। आई होप कि आप इन टर्म्स को देखकर और एग्जाम्पल्स देखकर अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस को डीपली स्टडी करेंगे, याद करेंगे, ये भी देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड। आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।